बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो बच्चा, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए, खासकर उस टॉपिक का जहां आप सब लोग बहुत बोलते हो कि बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना? तो आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगे, इसमें 4-5 वीडियोज़ वगैरह होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज ग्राफ्स की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा? तो बच्चों देखो, आज हम लोग ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना? तो बच्चा देखो, ग्राफ जो होता है अपने आप में, है ना, सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स की बात करें, है ना, पहले हम जनरल ग्राफ्स की बात करते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखो भाई, जनरल ग्राफ मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि जनरल ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, तो भाई आप मैथमेटिक्स में जैसा पढ़ते हो, है ना, पहले उसकी हम बात करें। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स में आप यही कहते हो कि आपके लिए वाई और एक्स, या एक्स और वाई कहें, ये जस्ट 2 नंबर्स होते हैं आपके लिए, है ना? मैथमेटिक्स में एक्स और वाई सिंपली क्या होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं, है ना? ये एक्स और वाई के बीच में कोई ग्राफ होगा। कोई ग्राफ क्यों होगा? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई इक्वेशन होगा, है ना? इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ वाई इज़ रिलेटेड y इज़ रिलेटेड टू x, ठीक है, अगर आपका y x के साथ संबंध रखता है, इसका मतलब y और x को मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाएगा, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, है ना? अब y इज़ ए फंक्शन ऑफ x जो है, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x, जैसे कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, है ना? इस तरह सोचो आप कि इस तरह से आप मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हो, मल्टीपल इक्वेशंस लिख सकते हो, है ना बच्चों? तो देखो, हर इक्वेशन का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे कि आप पहले इक्वेशन के बारे में सोचें। पहला क्या कहता है इक्वेशन? कि x और y आपस में कुछ इस तरह संबंधित है कि अगर हम x को डबल करेंगे तो y भी डबल हो जाएगा। जैसे हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 4 होगी, है ना? इसका मतलब ये इक्वेशन y का डिपेंडेंस x के ओवर किस तरह से है, ये बताया गया, है ना? उसी तरह से ये एक दूसरा इक्वेशन है, ये एक तीसरा इक्वेशन है, ये एक चौथा इक्वेशन है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं। ठीक है? तो अगर बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, है ना, तो बच्चा हर अलग अलग इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है ना? हर इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है ना? तो चलो मैं जनरल बात करता हूँ। मैं एक जनरल बात किया, कहा मान लो एक कोई भी फंक्शन है y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है? इस y फंक्शन ऑफ x में आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। चलो मान लिया मैंने ऐसा एक ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ बना दिया मैंने। तो इस ग्राफ का कोई ना कोई इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है ये मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडमली एक ग्राफ बना दिया, ठीक है? तो अब जब भी कोई ग्राफ बनाते हो बच्चों, है ना, तो देखो सबसे पहली बात, अगर इस ग्राफ में कोई भी आप पॉइंट पकड़ते हो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हो, चलो मान लिया आपने एक पॉइंट ये पकड़ लिया, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट पकड़ने का मतलब हुआ, ये वाला पॉइंट पकड़ने का मतलब हुआ कि इस वाले पॉइंट की एक्स वाले एक्सिस से कुछ ऊंचाई होगी या वाई वाले एक्सिस से कुछ दूरी होगी, होगी ना? तो देखो बेटा, वाई वाले एक्सिस से जो इस पॉइंट पी की दूरी है ना, ये आपका कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है? और जो इसका एक्स से ऊंचाई है ये कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है? समझे आप? एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है आपका एक रेफरेंस लाइन है वाई, उस वाई लाइन से वो पॉइंट कितना दूर है, और वाई का मतलब है कि एक्स वाले एक्सिस से वो कितना दूर है। तो इससे आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है? बात समझे, है ना? अब आप यूँ सोचें कि इसी एक्स और वाई में अगर हम यूँ सोचें कि यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं,
जैसे कि x से बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पहुँच जाओगे आप, है ना। तो इस वाले ग्राफ में देखोगे तो इस वाले पॉइंट के ठीक ऊपर, इस वाले पॉइंट के ठीक ऊपर आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। और यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे चूँकि x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया तो ये लाइन जो बन गई इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो यहाँ क्या बतलाती है कि इसका प्रोजेक्शन dy है और इसका प्रोजेक्शन dx है। ठीक है बच्चा। अब सोच के बताओ कि ये जो लाइन यहाँ बनी है बेटा, ये जो लाइन यहाँ बनी है ये कर्व लाइन है या स्ट्रेट लाइन है? पूरी लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, जो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, ये तो एक कर्व लाइन है बच्चा, है ना। लेकिन अगर आप इस छोटे से पार्ट की बात करें जिसको मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर रखा है ना, इस छोटे से पार्ट की बात करें तो इस छोटे से पार्ट के लिए क्या कहेंगे आप कि ये है तो कर्व का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकते हैं, है ना बेटा। मैंने आपको यहाँ 2 पॉइंट बना के दिखाया और उसके बीच में जो डिस्टेंस मैंने कहा dx और जो कहा dy, है ना, ये क्या दर्शाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि आप इनको अलग अलग देख ही नहीं पा रहे हो, मतलब इनके बीच में रिजोल्यूशन कर पाना मुश्किल है। ये इतनी छोटी डिस्टेंस है, मैंने आपको दूर बनाया इसलिए ताकि आपको दिख सके डायग्राम में, है ना। बट इन प्रैक्टिकल dx जो होता है वो x के मुकाबले में बहुत छोटा होता है और उसी तरह से dy जो हमारा होता है बेटा ये y के मुकाबले में बहुत छोटा है ना। समझे बात को? तो देखिए बेटा, इसी पॉइंट पे अगर एक टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, इसी पॉइंट्स पे टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, है ना, तो चूंकि ये दोनों पॉइंट लगभग कॉन्साइडिंग ही थे तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको कहोगे इसका टेंजेंट। ठीक है। और अगर इस टेंजेंट का इस x एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा होगा, है ना, तो आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। tan थीटा कहलाता है क्या, इस टेंजेंट का स्लोप। ठीक। अब इस टेंजेंट के स्लोप को निकालने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, देखिए ध्यान से आप, अगर मैं इस 2 पॉइंट बनाया था यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट का जो dx और dy का पॉइंट था उसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, है ना, तो आप कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपका dx है और ये आपका dy है और ये आपका एंगल थीटा है ना। ठीक है। तो अब बताएं इस ट्रायंगल में आप क्या कहेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए dy अपॉन dx, है ना। समझ गए? तो किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप, किसी के कर्व के टेंजेंट का स्लोप को हम dy अपॉन dx कह सकते हैं, है ना। आप जानते हो कि dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जानते हो आप। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तभी आप आगे बढ़ें, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप इसी प्लेलिस्ट में, मेरे ही प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स होंगे, वहाँ आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखें और फिर वापस आएँ। तो देखिए बच्चा, tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका है dy अपॉन dx, जिसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक। तो अभी इस सारी चीज़ों में क्या समझा हम लोगों ने समझा कि अगर हमारे पास y फंक्शन ऑफ x कोई भी इक्वेशन होगा, जिसका मतलब है कि x और y के बीच में अगर हमारे पास किसी भी तरह का इक्वेशन होगा, है ना, तो अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप। ठीक, बात समझ गए आप? ठीक है। अब देखें दूसरी चीज़, चलिए इसी ग्राफ को, ऐसी एक ग्राफ के बारे में देखा जाए, ऐसा ही ग्राफ एक और देखा जाए। इमेजिन करें आपके पास
फिर से वैसा ये ग्राफ है, ये आपका है वाई एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस। फिर से ग्राफ ऐसे ही बनाया जाए, ऐसा ग्राफ बना लिया जाए, ठीक है। अब चलिए सोचते हैं कि इस ग्राफ का अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँ। यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया करना है कैलकुलेट, तो मैं क्या करूँ। डिफ़िकल्ट टास्क है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ना तो ये कोई ट्रायंगल है ना कोई ट्राइपिजियम है, क्योंकि ये कर्व लाइन है बेटा, है ना। तो ये वेल नोन शेप में से नहीं है बच्चा, है ना। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस से हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा देखिए आप, फिर से आप मैं कहूँ कि यहाँ एक पॉइंट चुन लें जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। तो x, y में जो y है बेटा ये वाली ऊंचाई है, बोले, ठीक है। और डिस्टेंस जो हमारा है x, वो आपका x वाला डिस्टेंस ये हो गया, है ना। और अब मैं कहूँ कि x के बाद अगर छोटा सा dx आप यहाँ पे चुन लें, ये अगर आप dx चुन लें, है ना, तो क्या कहेंगे, dx के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ एक लाइन खींच दें तो ऐसी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और अब मैं कहूँ आपको कि इस वाले एरिया के बारे में सोचें, है ना, तो आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा एरिया है। क्यों छोटा सा एरिया है, हाइट तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत छोटी है बच्चा, इसलिए इसकी हाइट बहुत छोटी है, इसका एरिया बहुत कम है ना। तो विड्थ बहुत कम होने से इसका एरिया बहुत कम हो गया, तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या कहेंगे आप कहेंगे इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या है ये कहेंगे y इंटू डी एक्स, है ना। चूँकि ये बहुत छोटा सा एरिया है इसलिए हम इसको a नहीं बोलेंगे, हम इसको dA बोलेंगे, है ना। समझ के बात को। तो मान लो अगर आपको बड़ा एरिया निकालना है, अगर आपको एक बड़ा एरिया निकालना है तो क्या कहेंगे आप कि हम इस dA को इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों का समेसन, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स आपके इस लाइन से इस लाइन के बीच में बहुत सारे बनेंगे, है ना। जब उन सब स्ट्रिप के एरिया को आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना। तो चलिए जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, चलिए मान लेते हैं वैल्यू है x इक्वल टू x1 और जहाँ मुझे पहुँचना है वो है x इक्वल टू a2, x इक्वल टू x2, है ना। तो अब देखिए आप dA की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, dA की जगह पे y dx, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, x1 से, और जाना कहाँ तक है, x2 तक, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे आप, तो आपका पूरा ये पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि एरिया अंडर कर्व, अगर किसी कर्व के नीचे x एक्सिस पे कितना एरिया बनेगा वो अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करें, उसके y को x के साथ इंटीग्रेट कर लें, है ना, जहाँ से जहाँ तक का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होगा, आपको मिल जाएगा एरिया अंडर ग्राफ, समझ गए। और y कैसे पुट करेंगे आप, तो अभी ऐसी बात है, अगर एक कोई कर्व है तो इस कर्व का कोई ना कोई इक्वेशन रहा होगा, उस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके बच्चों, तभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी भी ग्राफ में अगर उसके नीचे का आपको एरिया निकालना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx बोलेंगे। और अगर आपको उस ग्राफ के स्लोप को स्टडी करना है तो आप y फंक्शन ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो एक्चुअली क्या बतलाएगा, आपका स्लोप बतलाएगा, मतलब उस लाइन की टेंजेंट की ढाल बतलाएगा। ओके बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो स्लोप समझ गए हम लोग, एरिया समझ गए हम लोग, है ना। अब एक छोटी सी बात ये समझ लें, एक छोटी सी बात समझ लें हम लोग, इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, बढ़ता हुआ स्लोप और घटता हुआ स्लोप, ये पहचानना सीखें हम लोग एक बार, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास
वाई फंक्शन ऑफ एक्स, वाई फंक्शन ऑफ एक्स कोई भी एक ग्राफ है, वाई फंक्शन ऑफ एक्स कोई भी एक ग्राफ है ना। ठीक, तो ऐसा ग्राफ जिसमें लगातार स्लोप बढ़ता जाए। चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए ऐसा एक कर्व चेक करते हैं, ऐसा एक कर्व चेक करते हैं ना। तो देखिए बेटा, अगर हम इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स बनाएं, अलग अलग पॉइंट्स बनाएं, क्या कहेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे क्या दिख रहा है, ये पॉइंट्स आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस में आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। इस बढ़ते हुए एक्स एक्सिस में जितने मैंने पॉइंट्स बनाए, आप इन सब पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए। चलिए सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं टेंजेंट। तो आपका टेंजेंट कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट बनाते हैं टेंजेंट, कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, अगर आप इसका इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, अगर इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, तो आप क्या पा रहे हैं कि जो मैंने पहला बनाया था उसका एंगल छोटा है और जो आगे बनाया उसका एंगल बड़ा है ना। आप और आगे बना के देखें, आप और किसी पॉइंट्स पे आगे बना के देखें, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ एंगल और बड़ा हो गया। बोलिए, है ना। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इस ग्राफ का क्या दिख रहा है आपको कि स्लोप बढ़ता हुआ है, इंक्रीज करता हुआ स्लोप है ना। वैसे आप यहाँ देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइन हो, अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइन हो, है ना। अब इस लाइन पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बना के देखें, ये पॉइंट बना के देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब इन सब पे बच्चा टेंजेंट ड्रॉ करके देखो आप। ये पहले पॉइंट का टेंजेंट हुआ, ठीक है, ये दूसरे पॉइंट का टेंजेंट हुआ, या उसके आगे के पॉइंट का टेंजेंट हुआ, है ना। तभी आप क्या कहेंगे कि जो पहले पॉइंट का बनाया था मैंने टेंजेंट, उसका ये एंगल था, और जो दूसरा का मैंने बनाया टेंजेंट उसका ये एंगल है। क्या दिखा आपको कि एक नंबर पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है और 2 नंबर पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप कम है। लाइन नीचे की ओर झुक गई ना बच्चा। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ में अभी आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, आपका स्लोप घटेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ डायग्राम ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप और डायग्राम ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया आपको, इन सब में आप गौर किए कि जो एंगल आपका बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है ना। मतलब tan थीटा में थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना बच्चा। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब यहाँ मैंने क्या दिखाया आपको हर जगह पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब आपको मैंने दिखाया पॉजिटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव स्लोप और बढ़ता हुआ स्लोप। यहाँ भी आपको क्या दिखाया मैंने, पॉजिटिव स्लोप और घटता हुआ स्लोप, है ना। ठीक है बच्चा, पॉजिटिव स्लोप और घटता हुआ स्लोप, है ना। तो मैंने आपको इन दोनों डायग्राम में सिर्फ ये बताया है कि पॉजिटिव स्लोप घटता हुआ का लाइन कैसी होगी, घटता हुआ स्लोप का लाइन कैसी होगी, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन कोई भी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह लाइन बनेगी या कोई इस तरह लाइन बनेगी, है ना बच्चा। ग्राफ में लाइन अगर इस तरह होगी या कोई इस तरह होगी या कोई इस तरह लाइन होगी, ये सब क्या है डायग्राम, ये सब क्या है बच्चा, ये है कांस्टेंट स्लोप। समझ गए बच्चा। कोई भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन का है तो क्या समझना है आपको कि उसमें स्लोप कांस्टेंट है, और अगर कर्व लाइन है तो क्या समझना है, स्लोप वेरिएबल। ठीक है, चाहो तो इसको लिख भी लिया जाए हम लोग। अगर कोई ग्राफ कैसा दिख रहा हो आपको, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट स्लोप, है ना। और कोई भी लाइन अगर कैसी हो, कर्व्ड लाइन हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, चेंजिंग स्लोप, चेंजिंग स्लोप।
स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप, कर्व्ड लाइन, वेरिएबल स्लोप। ठीक है बच्चा। अब देखो, अगर मैं कभी तुम्हें ग्राफ में, कभी किसी ग्राफ में इस तरह का कर्व दिखे, अगर तुम्हें कभी ग्राफ में इस तरह का कर्व दिखे, है ना, या इस तरह का कर्व दिखे, है ना, तो दोनों का मतलब क्या है बेटा? देखो बताता हूँ मैं। दोनों का मतलब ये है कि अगर इस ग्राफ को आप आधे हिस्से में ऐसे बांट लें, इस ग्राफ को भी आधे हिस्से में ऐसे बांट लें, है ना, ठीक है, तब समझना इस ग्राफ के बच्चा दो हिस्से हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक, अगर राइट साइड वाले में देखें आप तो क्या पाएंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है ये, वैसे वैसे क्या है ये, स्लोप बढ़ता हुआ है। बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल इस वाले ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है ना ये, बोलिए, है ना। तो इधर में क्या है, इधर में है पॉजिटिव स्लोप, ये समझ चुके हो आप, है ना। पॉजिटिव स्लोप और इंक्रीजिंग स्लोप। पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे कि मैं कहूँ आपको, पहले स्लोप मान लो हाफ रहा होगा, फिर स्लोप हमारा 3/4 हो गया होगा, फिर स्लोप हमारा 1 हो गया होगा, फिर स्लोप 2 हो गया, एंड सो ऑन। ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप, बढ़ता हुआ स्लोप। ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, राइट साइड वाले में। राइट साइड के ग्राफ के लेफ्ट साइड के पोर्शन को देखें, इधर को देखें आप, इधर वाला ग्राफ देखें, बिल्कुल वैसा ही है, इस वाले करेस्पॉन्डिंग है। ये भी आप समझ चुके हो। इसमें क्या था, इसमें था पॉजिटिव स्लोप और घटता हुआ स्लोप, है ना। जैसे कि ग्राफ हमारा मान लो 2/3 हो, 1/3 हो, 1/6 हो, एंड सो ऑन हो। बोलिए, ये क्या है? घटता हुआ स्लोप है, पॉजिटिव है और घटता हुआ स्लोप है। ठीक है। अब इन ग्राफ का अनएक्सप्लोर्ड पार्ट देखा जाए। जैसे कि बाईं तरफ के ग्राफ का देखें आप, बाईं तरफ के ग्राफ का बाईं पोर्शन देखें, मतलब इन वाले पोर्शंस की बात करें, है ना। ठीक, ये भी स्लोप क्या है आपका? ये स्लोप आपका नेगेटिव है ना, और ये भी आपका इंक्रीजिंग स्लोप है। इसमें स्लोप कैसे चेंज कर रहा है? इसमें स्लोप कर रहा है आपका -2 से -1 से -0.5 एंड सो ऑन। ये क्या है आपका? नेगेटिव स्लोप है ना। और नेगेटिव स्लोप में कैसा है? नेगेटिव स्लोप में ये बढ़ता हुआ स्लोप है। ठीक है, मतलब ये पूरी कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है आपको? तो कहेंगे पूरी कर्व रिप्रेजेंट कर रही है इंक्रीजिंग स्लोप, है ना। ठीक है, जैसे कि इधर वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। इधर वाले पे जैसे मान लो यहाँ का स्लोप -3 हो, फिर आगे बढ़े -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -0.5 हो गया, -0.25 हो गया, और यहाँ पे आकर के आपका, यहाँ पे आकर के स्लोप 0 हो गया। फिर आगे बढ़े +½ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है बच्चा, मतलब आप इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? लगातार आपका स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब इधर वाले में आते हैं, इन वाले में देखें, इधर हमारा पोर्शन जो इसका है ये भी नेगेटिव स्लोप का है। ठीक है, और ये क्या है? ये डिक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव स्लोप एंड डिक्रीजिंग। जैसे कि आपका स्लोप हो -1 से -2 से -3 एंड सो ऑन। ठीक, मतलब ये पूरा ग्राफ भी क्या बताता है आपको? ये पूरा ग्राफ भी डिक्रीजिंग स्लोप है ना। लेफ्ट वाला ग्राफ क्या है? कंप्लीट इंक्रीजिंग, राइट वाले में कंप्लीट डिक्रीजिंग। जैसे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, है ना। जब स्टार्ट किया तो मान लो 5 था, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0.5 हुआ, फिर यहाँ स्लोप 0 हो गया, फिर यहाँ -0.5, -0.75, -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चा, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि बढ़ता हुआ स्लोप क्या होता है, घटता हुआ स्लोप क्या होता है। ठीक है बच्चा, हम कोऑर्डिनेट और स्लोप में अंतर समझें बेटा। कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, और स्लोप क्या बताता है? लाइन की इंक्लाइनेशन, लाइन का झुकाव, कि लाइन कितना झुका हुआ है, लाइन कितना उठा हुआ है।
ठीक है बच्चा, बात समझे? तो चलो अब इन्हीं चीज़ों को अब हम काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है बच्चा, तो काइनेमेटिक्स में क्या हो सकता है? काइनेमेटिक्स में एक्स वाई एक्सिस की तरह बनेगा, है ना बच्चा, लेकिन इसमें एक्स और वाई एक्सिस की जगह पे आपके कोई भी दो चीज़ें होंगी, है ना। तो कहेंगे जिस तरह से मैथमेटिक्स में बेटा आपका एक्स और वाई क्या थे बेटा, नंबर थे ना आपके, एक्स और वाई आपके नंबर थे, है ना। लेकिन काइनेमेटिक्स में नंबर्स नहीं होंगे बेटा आपका, फिजिक्स में नंबर्स नहीं होंगे बच्चा, फिजिक्स में क्या होंगी, क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक, जैसे कि काइनेमेटिक्स में आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि स्पीड, जैसे कि एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा, है ना। ठीक, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल दैट इज टाइम, है ना। तो इन्हीं सब सारी चीज़ें होंगी बेटा, और यही सब चीज़ों का ग्राफ बनेगा। ठीक, इन सारी में से कोई भी दो चीज़ें होंगी जिसमें एक होगा एक्स एक्सिस पे और दूसरा होगा वाई एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, बात समझे? जैसे कि मान लो अगर मैं ग्राफ कहूँ तुमसे कि अगर तुम्हारे पास एस टी ग्राफ है ना, एस टी ग्राफ में जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे लिखा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे लिखा होगा आपका टाइम। ठीक, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बच्चा, तो इस कंडीशन में अब बताओ मुझे कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को देख रहे हो, अगर यहाँ पे रख कर के कोई पॉइंट, अगर आपने कहा इसका कोऑर्डिनेट, जैसे आप पहले एक्स कॉमा वाई बोलते थे, तो जैसे पहले आप एक्स कॉमा वाई बोलते थे, इसका मतलब क्या बोलेंगे इस बार बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कॉमा टाइम होगा, है ना। इस बार मतलब अगर किसी पॉइंट पे इस हाइट को और इसको अगर आप देख रहे हो आप, इसका मतलब क्या देख रहे हो बताओ आप, बोलो बोलो बच्चा। अगर आप इस लाइन को देख रहे हो, है ना बच्चा, इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो क्या, टाइम स्पेंट, कितना समय बीत गया। ठीक है बच्चा, और अगर आप इस लाइन को देख रहे हो, है ना, तो इस लाइन को देख रहे हो तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो बच्चा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेड, डिस्प्लेसमेंट मेड। ठीक है बच्चा, तो आपने क्या देखा कि किस समय पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ठीक है बच्चा, है ना। तो बताओ टाइम और डिस्प्लेसमेंट को देख करके आप क्या निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, होता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। बोलो बच्चों, होता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर आप सिर्फ कोऑर्डिनेट देखना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो आप क्या निकाल लोगे बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे चेंज इन एस वाला कोऑर्डिनेट। बोलिए चेंज इन एस वाला कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। और इसमें क्या कहेंगे आप, चेंज इन टी कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, एस कोऑर्डिनेट और टी कोऑर्डिनेट जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसके अंतर से आप क्या कहेंगे कि हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, है ना। चलिए एक आध करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलें, अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरह से कि उसका पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस कुछ चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, ये कुछ
ऐसा चेंज कर रहा है, ऐसा चेंज कर रहा है ना। इसमें आपको टाइम कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ का टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, यहाँ का टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, यहाँ का टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, यहाँ का टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो टाइम क्या है बच्चा, सेकेंड में है, और एक्स आपका मीटर में है, ठीक है। और इसी समय पे आपकी वैल्यूज़ भी दी हुई है। चलिए, ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर, ये दिया हुआ है 12 मीटर, ये दिया है आपका 15 मीटर, ये दिया है आपका 17 मीटर, है ना। ठीक है बच्चा। तो अगर मान लो, अगर आपको इसमें निकालना है, इसमें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चा। तो चलो, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें हम लोग निकालें बच्चा एवरेज वेलोसिटी 2 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड तक। इसलिए पहले निकालते हैं हम लोग 0 से 2 सेकेंड का, ठीक है। तो 0 से 2 सेकेंड में, है ना, अब निकालेंगे आप एवरेज वेलोसिटी। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, चेंज इन एस कोऑर्डिनेट बाई चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, है ना। चलिए, ये वैल्यू आपकी दी हुई है 6 मीटर, है ना। तो अब बताएं कि अगर चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कहा जाए, इसका मतलब क्या कहेंगे, स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ चला गया। तो ये देखिए ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन हमारी है वो क्या है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे आप, यहाँ पुट कर देंगे आप चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज 10 - 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब कहेंगे चेंज इन टी कोऑर्डिनेट, टी आपका यहाँ है ना, तो चेंज इन टी कोऑर्डिनेट क्या है देखें आप, तो कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसका मतलब क्या पुट कर देंगे आप, 2। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अगर चाहते हैं निकालना 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक का, है ना, तो 0 से 8 सेकेंड तक का एवरेज निकालना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। फिर देखिए, 0 से 8 सेकेंड में अगर आपका कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका मतलब एस वाला कोऑर्डिनेट में या एक्स वाला कोऑर्डिनेट में कितना चेंज कर गया। ये पूरा देखिए लाइन लंबी, ये पूरी लाइन दिखा रही है ना उस चीज़ को। तो क्या है ये आपका है 17 - 6 डिवाइडेड बाई। अब देखिए चेंज इन टी कोऑर्डिनेट, ये है ना आपका। तो कितना हो गया आपका ये आपका हो गया 8 - 0। तो आंसर इज 11/8 मीटर पर सेकेंड। समझे बच्चों। तो अगर आप कोऑर्डिनेट देखोगे एक्स टी ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो कोऑर्डिनेट से आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि पार्टिकल किस समय पे किस जगह पे था। इससे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने में सहायता मिल सकती है। ठीक है बच्चा, बात समझ गया ना। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना सीख गए आप। तो इस एवरेज वेलोसिटी को अगर किसी जनरल लाइन में समझाऊँ आपको, अगर कोई जनरल कर्व में समझाऊँ, है ना, फिर से बनाते हैं हम लोग। चलो, ये टी और ये एस ग्राफ, ठीक है। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है ना, और आप चाहते हो कि इस टाइम इंटरवल t1 से लेकर के इस टाइम इंटरवल t2, है ना, यहाँ से यहाँ तक t1 के समय पे ये हमारा है बेटा s1 पे, और t2 के टाइम पे ये है s2 पे, है ना। तो इस टाइम इंटरवल में अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हो तो क्या कर रहे हो एक्चुअली, आप ये डिफरेंस देख रहे हो, मतलब चेंज इन टी कोऑर्डिनेट देख रहे हो, और ये देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, आप चेंज इन एस कोऑर्डिनेट देख रहे हो, है ना। और आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी, राइट ना बच्चों। तब देखो, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक इमेजनरी लाइन से जोड़ूं, ऐसे लाइन से जोड़ूं, है ना, तो इस लाइन को आप क्या कहेंगे,
आप कहेंगे ना कि ये सीकेंट है, बोलो बच्चा, आप कहेंगे ना कि ये सीकेंट है, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करता है और सीकेंट दो पॉइंट पे करता है इंटरसेक्ट, तो ये क्या है बच्चा, सीकेंट है ना। तब देखिए अगर ये सीकेंट है, अगर ये बच्चा सीकेंट है ना, तब देखिए अगर इस सीकेंट का मैं स्लोप निकालूं, ये भी तो एक लाइन है बेटा, ये भी तो एक लाइन है, तो इस सीकेंट का भी तो स्लोप निकल सकता है। चलिए मैंने इसके एंगल को अल्फ़ा कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें आपका सीकेंट क्या हो गया, तो कहेंगे S2 माइनस S1, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट हाइट हो गया, बाई T2 माइनस T1, ये बेस हो गया, है ना। इसको सिंपल आप राइट एंगल ट्रायंगल समझेंगे तो ये कहेंगे ना, ये लाइन है S2 माइनस S1 और ये लाइन है T2 माइनस T1, ठीक है। तो tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना। तो आप समझ गए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो इसमें सीकेंट का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, है ना। और एवरेज वेलोसिटी किसी दो टाइम के बीच में निकलता है, ठीक है बच्चा, ठीक है, लेकिन ये एवरेज है किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक। लेकिन अगर फिर से वही एस टी ग्राफ बनाऊँ मैं, फिर से वही एस टी ग्राफ बनाऊँ, है ना, और इस एस टी ग्राफ में अगर मैं कोई ऐसा कर्व बनाऊँ, ऐसा कर्व बनाऊँ और कोई एक पॉइंट चुन लूँ इसके ऊपर, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, है ना, तो आपको पता है कि अगर ये होता हमारा वाई एक्सिस, है ना, और ये होता हमारा एक्स एक्सिस, है ना, तो क्या कहलाता, डी वाई बाई डी एक्स इस टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, अभी क्या आपके पास, अभी वाई में एस है और एक्स की जगह पे टी है, तो डी एस अपॉन डी टी, तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन है ना, बताओ, ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन है ना, बोलो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। तो डी एस अपॉन डी टी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि एस वाई की जगह पे है, टी एक्स की जगह पे है। इसका मतलब बच्चा ये डी वाई बाई डी एक्स जैसा है ना। इसका मतलब ये क्या है बच्चा, तो कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, आई बात समझ रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटा। तो टेंजेंट का स्लोप दर्शाता है। तो इसमें अगर मुझे वेलोसिटी को देखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, अगर आपको वेलोसिटी को देखना होगा तो आप क्या देखेंगे, आप टेंजेंट के स्लोप को देखेंगे, ठीक है ना बच्चा। इस डायग्राम में एक और बात गौर कीजिए, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस में टाइम है बेटा, टाइम कभी डिक्रीज नहीं करता ना बच्चा, टाइम क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है ना। तो हमेशा आगे की ओर जाएंगे। तो इस कर्व को देखें, ये कर्व किस वाले कर्व का हिस्सा है, इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, बोलो बच्चा, ये इंक्रीजिंग स्लोप का हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है, देखें इधर, ये हमारा बेटा ये वाला हिस्सा है ना, पॉजिटिव स्लोप और बढ़ता हुआ स्लोप, है ना। तो इस ग्राफ को देखें, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें इंक्रीजिंग स्लोप है ना बच्चा। और स्लोप का मतलब क्या हो बताओ, स्लोप का मतलब यहाँ वेलोसिटी है बेटा, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसमें बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसका मतलब, कि इसका मतलब पॉजिटिव वाली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना बेटा, पॉजिटिव वाली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ इसमें, बोलो, कि इसमें वेलोसिटी तो पॉजिटिव बेटा, और बताओ वेलोसिटी को इंक्रीज कौन कराता है या डिक्रीज कौन कराता है बच्चा, एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो बेटा तो वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी घटती है।
इसका मतलब क्या इसमें है, पॉजिटिव वेलोसिटी है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझे बच्चा, इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ओके ठीक। तब बताओ, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें डिस्प्लेसमेंट ये हो और ये टाइम हो, ठीक है, इसमें ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना हुआ हो, ठीक। अब बताओ इसमें क्या है, बोलो बच्चा इसमें क्या है। तो कहेंगे ये ग्राफ जो है वो इसी ग्राफ का देखें ये वाला हिस्सा है। बोलो मानते हो ना, ये वाला ग्राफ का हिस्सा है। तो बताओ बच्चा, अगर ये वाला ग्राफ का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि ये नेगेटिव स्लोप है बच्चा, है ना, और कैसा है, इंक्रीजिंग है। नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, एस टी ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या बताया था अभी तुम्हें, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या बताया था, वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ क्या मतलब है बेटा, कहेंगे यहाँ कैसा है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है। बोलो बेटा, ये नेगेटिव वेलोसिटी है बट इंक्रीजिंग है, नेगेटिव वाली वेलोसिटी है और कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कैसा है बताओ, -4 मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट हुआ -3 मीटर पर सेकेंड, फिर कन्वर्ट हुआ -2 मीटर पर सेकेंड, फिर कन्वर्ट हुआ -1 मीटर पर सेकेंड। बोलो है ना, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो फिर से एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस पर क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव जरूर है बेटा, लेकिन एक्सीलरेशन इसमें पॉजिटिव है। बोलो आई बात समझ में। बढ़ती हुई वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटती हुई वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके बच्चा, ठीक। तो अब बताओ, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ हो तो क्या कहेंगे आप, ये ग्राफ, तो देखो इस वाले ग्राफ का हिस्सा है ना बेटा, बोलो ये वाला ग्राफ का हिस्सा है ना। इसका मतलब क्या कहा था हमने, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, है ना। इसमें क्या है बच्चा, इसमें है पॉजिटिव स्लोप और कैसा है बेटा, ये घटता हुआ है, पॉजिटिव स्लोप है और घटता हुआ है। इसकी क्या समझना है मतलब, बोलो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या समझना है बेटा, स्लोप मतलब वेलोसिटी, है ना। तो कहेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा क्या दिख रहा है, वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू है और घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है और वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाती है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर से है ना, और ये ग्राफ हमारा ऐसा ग्राफ है ना, तो फिर से आप क्या कहेंगे, इस बार नेगेटिव हो गया स्लोप, है ना बच्चा, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग हो गया, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग हो गया। फिर से स्लोप का मतलब, बोलो बेटा स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है बताओ, -1 मीटर पर सेकेंड और घट गया, कितना हो गया अब, -2 मीटर पर सेकेंड और घट गया, क्या हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड और घट गया, क्या हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे इसका मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी और घट रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके बच्चा, फिर से वापस देखो एक बार इन चारों ग्राफ को। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप सिर्फ स्लोप देखो, है ना बेटा। हाइट अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर से हाइट देखोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट।
हाइट देखोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप नहीं मिल रहा है ना बेटा, ठीक है। अगर इसकी दूरी देखोगे तो क्या देखोगे, टाइम, है ना बच्चा, ठीक। और स्लोप देखना तो क्या देखना है, ढाल, उस कर्व की ढाल, ढाल तेज हो रही है कि ढाल कम हो रही है ना बेटा। जैसे पहला था पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर तुम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिए डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो कहोगे पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, और इधर ही इसका एक्सेलरेशन है ना, ठीक। दूसरे में क्या कहता है, नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी तो बेटा इस डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन है ना बेटा। यहाँ क्या दिख रहा है बोलो, पॉजिटिव वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, है ना बेटा। इसमें क्या है, इसमें क्या है बोलो, नेगेटिव वेलोसिटी, पीछे की तरफ की वेलोसिटी, है ना बेटा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब पीछे की तरफ का एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलो एक और चीज़ ऑब्जर्व कर लो, एक और चीज़ ऑब्जर्व कर लो बेटा, बोलो इसमें क्या दिख रहा है, वेलोसिटी हमारी क्या है बेटा, पॉजिटिव है, बोलो, है ना, और बढ़ता हुआ है, तो क्या कहोगे इसमें स्पीड क्या होगा, स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड बढ़ेगी बेटा, है ना। इसमें देखो क्या दिख रहा है, -4 से -3 -2, तो स्पीड कितनी हुई बेटा, 4 3 2 1, तो स्पीड क्या हो रही है बेटा, घट रही है ना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो, 5 4 3 2, बोलो क्या हो रही है स्पीड, बोलो बच्चा क्या हो रही है स्पीड, घट रही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, -1 -2 -3, स्पीड कितना हुआ, मैग्नीट्यूड 1 2 3 4, तो क्या हुआ बेटा स्पीड, स्पीड हमारा बढ़ा, है ना। अब बताओ इन सारे चारों चीज़ों को एक साथ देख के बताओ, स्पीड कब बढ़ेगी और स्पीड कब घटेगी, बोलो। जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगी, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगी। ओके बच्चा, ठीक है ना। अब चलो मुझे कुछ सवाल का आंसर बताना कि कब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सो ठीक है बेटा। चलो एग्जांपल लेते हैं, एक तुम्हें अलग अलग पॉइंट्स पे बताने होंगे। ओके चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा हम लोग। तो देखो, तो एक एग्जांपल बनाया मैंने इस तरह से कि ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम ग्राफ, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ है, ठीक है बेटा। चलो इस पर कुछ पॉइंट्स बना दिया जाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, चलो पॉइंट सी को थोड़ा पास बनाते हैं बी का, पॉइंट सी, यह बनाते हैं पॉइंट डी, इधर बनाते हैं पॉइंट ई, ठीक है ना। चलो अब बताओ बेटा, ए वाला पॉइंट को देख के बताओ, ए वाले पॉइंट पे ग्राफ नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, बोलो बेटा, बोलो बोलो, ग्राफ नीचे आ रहा है ना बेटा। ग्राफ नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ए पे नेगेटिव स्लोप है, वेरी गुड, ठीक। अब बताओ देख करके, ये वाला पॉइंट जो है बेटा वो किस तरह के कर्वेचर पे है, इंक्रीजिंग स्लोप पे है कि डिक्रीजिंग स्लोप पे है, बोलो बेटा, बताया था ना। ऐसा वाला कर्वेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग स्लोप, इसका मतलब क्या है बेटा, ये नेगेटिव स्लोप और इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, तो कहेंगे नेगेटिव स्लोप और बढ़ता हुआ स्लोप का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव वेलोसिटी और बढ़ती हुई वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके बच्चा, चलो बी वाले पॉइंट पे देखो, तो बी वाले पॉइंट को देख के बोलोगे ये तो मिनिमम पॉइंट है, ना नीचे जा रहा है वहाँ से ना ऊपर जा रहा है, बोलो है ना, बोलो है ना, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है बेटा ये तो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है बेटा वेलोसिटी? वेलोसिटी अभी 0 है। वेलोसिटी अभी कैसी है? 0। और बोलो किस तरह के कर्वेचर पे लाई कर रहा है ये? फिर से बोलोगे वो इस तरह के कर्वेचर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है ना? इसका मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी 0 है और इंक्रीजिंग स्लोप मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझ गए बात? ठीक है ना? अब सी वाले पॉइंट पे आते हैं। बोलो बच्चा सी वाले पे क्या है? तो कहेंगे सी भी अभी हमारा इस वाले कर्वेचर पे लाई कर रहा है ना? यहाँ क्या है? यहाँ है पॉजिटिव स्लोप, है ना बेटा, और बढ़ता हुआ स्लोप। ठीक, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके बेटा, ये पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बात समझ गए? अब चलो डी वाले पॉइंट पे आओ। डी वाला पॉइंट पे गौर करो, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो बेटा तुम्हें। गौर करोगे अच्छे से पाओगे बेटा, तो कहोगे इस लाइन के बाद ग्राफ का कर्वेचर ही चेंज कर गया। बोलो बेटा, इसके बाद ग्राफ का कर्वेचर की कहानी बदल गई। मतलब पहले अगर इस तरह कर्वेचर पे था वो, तो अब इस वाले कर्वेचर पे आ गया, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? अब डी वाले पॉइंट पे क्या कहोगे बताओ? जल्दी बताओ। डिक्रीजिंग स्लोप पे है ना ये, है ना? डी वाला पॉइंट को देखो, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? उसके बाद ऊपर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। समझे? है ना? और डिक्रीजिंग स्लोप में है ना ये, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। तो क्या कहोगे? पॉजिटिव वेलोसिटी है बेटा, घटती हुई वेलोसिटी है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बोलो बेटा, ठीक है? अब चलो ई वाले को बताओ। ई को देखते ही बोल सकते हैं बेटा आप, ग्राफ वहाँ नीचे आना शुरू हो चुका है। नीचे आने का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप, है ना? और चूंकि ये डिक्रीजिंग स्लोप पे है, इस वाले कर्वेचर पे है, तो ये क्या है? घटता हुआ स्लोप। तो इसका मतलब बेटा नेगेटिव हमारी वेलोसिटी है ना? और वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके बेटा, क्लियर? क्लियर है बच्चा? तो चलो तुम्हें एक और काम देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा एग्जाम्पल, और आप लोग को बताना है कमेंट में कि ये सवाल में कब पॉजिटिव वेलोसिटी है और कब नेगेटिव वेलोसिटी है ना? कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और कब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये है टाइम कर्व। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, एक कर्व ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना? इस कर्व पे कब कहाँ पे बताना है, ये साइन का कर्व है, ठीक है ना? ये साइन कर्व है, चलो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये साइन कर्व है, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन कर्व है। ठीक है बेटा, आपको बताना है कमेंट में कि इसमें कब पॉजिटिव वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है आपको। वी पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, पॉइंट्स क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ, चलो ऐसा कर लेते हैं, एफ यहाँ दे देते हैं, एफ जी एच और आई। ओके बच्चों, ठीक? तो कमेंट करके बताइए आप कहाँ पे कैसा वेलोसिटी है, कैसा एक्सेलरेशन है। बस आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है और कुछ नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ बच्चा, हैप्पी लर्निंग।